गाड़ी हान हाउस के सामने आकर रुकी थी। इसने गाड़ी फ्रंट शीशे से अपने कमरे की तरफ देखा था, जहां से मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। गहरा सांस लेते हुए वो गाड़ी से निकला। चेहरे पर इत्मीनान था, मगर दिल बेचैन था। वो घर में दाखिल हुआ तो हर तरफ अंधेरा था, सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। वो भी बगैर आवाज के सीढ़ियां चढ़ता कमरे में गया। दरवाजा खोलते ही नजर बेड पर लेटी लाइबा पर पड़ी थी, जो खुद में सिमटी हुई थी। असफर ने गहरा सांस लिया। मिशन कंप्लीट। चेहरे पर हास मुस्कुराहट सजाए कमरे में दाखिल हुआ था। ये मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी, ये जीतने के बाद की मुस्कुराहट थी। लाइबा को सारता पैर देखा और धीरे कदम उठाते बेड तक पहुंचा था। असफर ने गौर से इसका चेहरा देखा, जहां बेचैनी वाज़ेह थी। वो आराम से इसके पास बैठा और इसके चेहरे पर आई शरारती लिट को इसके चेहरे से पीछे किया, जो इस वक्त असफंद को बहुत बुरी लग रही थी। इस चेहरे पर बस असफंद का हक है। हल्की सी लिट खींचते वो इस वक्त जनूनी रांझा लग रहा था। लिट हटाते हुए असफंद की उंगलियां लाइबा के चेहरे से मिस हुई। किसी का लम्स खुद के चेहरे पर महसूस करते हुए लाइबा एकदम उठ बैठी थी। असफंद अभी बेड पर इसके करीब होकर बैठा हुआ था। असफंद ला ए चुप, एक लफ्ज और मत कहना। वो जो लाइबा की साफ शफाफ नकुश आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था, लाइबा के लाला कहने पर चौंका था। तभी लाइबा के होंठों पर हाथ रखते हुए इसको टोक दिया था, लाला नहीं हूं मैं तुम्हारा। असफंद ने सह तेवर लेते हुए लाइबा को टोका था। वो जो अभी अपने होश में नहीं आई थी, असफंद के सख्त लहजे पर और इसके इतने करीब बैठे पर वो एकदम खौफजदा हो गई थी। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई थी। इस खामोशी को चीरती दोनों की दिल की धड़कन असफंद बहका रही थी, मगर इसने खुद पर काबू रखा, क्योंकि अभी वो लाइबा को मजीद डराना नहीं चाहता था। असफंद ने इसके होंठों से जैसे ही हाथ हटाया तो लाइबा हड़बड़ाकर असफंद से दूर होकर नजरें चुनाने लगी। लाइबा का पूरा वजूद कांप रहा था। असफंद को लाइबा की हालत मजा दे रही थी। तभी वो फिर से लाइबा के करीब होकर इससे सवाल करने लगा था। हाँ, तो तुम कुछ कह रही थी। असफंद गहरी निगाहों से लाइबा को देख रहा था, जैसे अपनी आंखों के जरिए वो इसको निगल ले। लाला, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे चची ने भेजा है। लाइबा रोते हुए बोली। वो असफंद से बहुत डरती थी। रोने की वजह से लाइबा की हिचकी बंद चुकी थी। असफंद को लाइबा का रोना बेजार कर रहा था। वो मासूम, जिसने असफंद को हमेशा बाई की नजर से देखा था, किस्मत ने इसके साथ अजीब खेल खेला था। वो असफंद को हमेशा बाई मानती थी, मगर किस्मत की सितम जरफी के ऐन निकाह के वक्त इसकी बहन घर से भाग गई। यूं लाइबा का निकाह असफंद से हो गया। रिलैक्स, ये अब तुम्हारा भी कमरा है। वो इसे रोते हुए देखकर झंझोल कर बोला। मगर लाला, वो अभी बोलने ही लगी थी जब असफर ने इसके बालों में हाथ फंसाए खुद के करीब किया। मैं अब तुम्हारा लाला नहीं हूँ, और ये बात आखिरी बार बता रहा हूँ। वो गुस्से से बोला तो लाइबा के रोने में शिद्दत आ गई थी। यार, तुम कितना रोती हो, चुप कर जाओ, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। असफर तंग आते झुंझला कर बोला था, लेकिन दूसरी तरफ लाइबा के रोने में कोई कमी नहीं आई थी। तभी असफर कमरे से निकल गया। अगर वो कुछ देर और लाइबा के पास बैठता तो यकीनन पागल हो जाता। वो दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो काफी देर हाथ बांधे खड़ा इसे देखता रहा। सायरा को हल्की हल्की होश आ रही थी। पानी, कोई पानी पिला दो। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हुए इसने प्यास का इजहार किया। ये लो पानी। सायरा ने अपनी आंखें खोली तो सर एकदम चकराने लगा। सामने खड़े अनजान चेहरे को देखते हुए इसका माथा ठटका था। कुछ गलत हो जाने का एहसास इसे बुरी तरह से झंझोड़ रहा था। वो सेकंड के आखिरी हिस्से में होश में आई थी। इधर उधर देखा तो कोई फार्म हाउस था। कौन कौन हो तुम? मैं यहाँ पर कौन सी जगह है? आज तो मेरी शादी थी। सारा एकदम बौखला गई। तुम अगवा हो चुकी हो। आरफीन बगौर इसे देख रहा था। इसके कान के करीब होते हुए बोला तो सारा की तो जैसे रूह कांप गई। सारा की जबान को तो कफल लग गया, लेकिन आंखें अभी भी बह रही थी। मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले मेरे इंतजार कर रहे होंगे। आरफीन कड़े तेवर लिए चेहरे पर संजीदगी सजाए सारा का मुसलसल रोना देख रहा था। तुम्हें क्या लगता है 8 घंटे हो गए हैं तो मैं घर से गायब किए हुए? अभी भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आरफीन की बात पर सायरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इन्हें ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम जितने पैसे चाहे मेरे अब्बा तुम्हें पैसे दे देंगे। तुम्हें जो चाहे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे जाने दो। सारा हाथ जोड़े आरफीन की मिन्नतें कर रही थी। मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ले लूंगा। तुम्हें मुझे पर इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं। अब खामोशी से यहाँ पर बैठी रहो। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो याद रखना, अपने पालतू भूखे कुत्ते के आगे डाल दूंगा। यकीन करो, मुझे ऐसा करने में जरा भी तकलीफ महसूस नहीं होगी। आरफीन सायरा की मासूमियत से वाकिफ हो गया था, इसलिए मजीद डराते हुए कमरे से बाहर चला गया। वो बेकसूर घुटनों पर सर आकर फूट फूट कर रो दी थी। अब तो डर के मारे वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी। इसे कुत्तों से वाकई बहुत डर लगता था। या अल्लाह मेरी मदद करे, मैं कहाँ पर फंस गई हूँ।
सब घर वाले क्या सोच रहे होंगे, इसे ये सोच ही मार रही थी। कुछ देर के बाद ही आरफीन हाथ में प्लेट पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। ये लो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे अपने घर जाना है, सायरा ने मुंह मोड़ते हुए कहा तो आरफीन के माथे पर लकीरें नमादार हुई। खामोशी से खाना खा लो वरना मुझसे जबरदस्ती भी खाना खिलाना आता है। सायरा चोर निगाहों से आरफीन को देखा मगर कुछ कहा नहीं। तुम मेरा कहना नहीं मानोगी और ना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँ तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ तो नहीं, मैं अपने हाथों से खा लूँगी। आरफीन आगे बढ़ते इससे पहले ही सायरा ने इसे टोक दिया। गुड गर्ल, उम्मीद है आइंदा भी ऐसे ही तुम मेरे साथ तावन करोगी। आज सायरा को आरफीन के पास एक दिन हो चुका था और इस दौरान दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। आरफीन आंखें बंद किए लेटा था जब सायरा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई आरफीन के पास गई। खुद के पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो आरफीन जो आंखें बंद करके लेटा हुआ था एकदम उठकर बैठ गया। कुछ कहना चाहती हो? अभी आरफीन ने इतना ही कहा था कि सायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे घर जाने दे, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है। भेज दूंगा मगर अभी नहीं, या मुझे यहाँ पर रख कर आपको क्या मिलेगा? अगर पैसे चाहिए तो आप कहाँ ना, कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए होगा खुद ले लूंगा। आरफीन ने सायरा को सर ता पैर देखते हुए कहा, मुझे ये कपड़े बहुत भारी लग रहे हैं मगर मेरे पास और कोई कपड़े नहीं हैं, मैं मज़ीद इनको पहन कर नहीं रख सकती। थक हार कर सायरा ने अपनी परेशानी बताई थी। आरफीन जो लेटा हुआ था उठ बैठा। ये बात तो इसने भी नहीं सोची थी। वो कल से दुल्हन के जोड़े में थी। ठीक है, आज दोपहर तक तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे, तब तक ऐसा करो ये किचन है, जाकर अपने लिए और मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। सायरा ने आंखें फाड़े आरफीन से पूछा तो वो जो अपने बाजू के कफ फोल्ड कर रहा था हाथ रोककर सायरा को देखने लगा। मैंने ऐसी कोई अनोखी बात नहीं कही और ना ही कोई फारसी बोली है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। जाओ और जाकर नाश्ता तैयार करो। आरफीन के चेहरे पर संजीदगी थी और रौबदार इंसान कभी प्यार से भी बोल लेता है, लेकिन शख्स ने तो जैसे मिर्चें चबा कर रखी हैं, खड़ूस कहीं का। वो पैर पटकती बड़बड़ाती किचन में चली गई थी। दुल्हन बनी वो आरफीन के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। ये सब देखते हुए पहली मर्तबा आरफीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। इसे सायरा को तंग करने में मजा आ रहा था मगर वो ये नहीं जानता था कि ये वक्ती हंसी मजाक इसके लिए कितना बड़ा रोग बन जाएगी। मेहरबानी, अब उठ ही गई हैं तो कोई सास ससुर को चाय पानी का ही पूछ लो। लाइबा अभी कमरे से निकली थी, वो देर से कमरे में बंद थी। कमरे में इसका दम घुटने लगा तो इसे इसलिए वो नहा धोकर सायरा के बने कपड़े पहनकर जो इसे कुछ खुले थे कमरे से बाहर आ गई। सर पर दुपट्टा अच्छे से लपेटा वो सादगी में भी क़यामत लग रही थी। वो भी कमरे से निकली थी। इसका सामना असफंद की माँ यानी अपनी चच्ची से हुआ था। जी चच्ची जान, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। वो कुछ घबराई हुई डरी सहमी सी किचन की तरफ भाग गई मगर बाहर सुमेरा बेगम की आवाज़ें बखूबी सुन सकती थी। न जाने माँ ने कैसी तरबियत की है, अब ये कौन से नए गुल खिलाएगी खुदा ही जानता है। पहले तो माशरे में कोई इज्जत नहीं रहने दी हमारी। अरे बेगम, क्यों बच्ची से खफा हो रही हो? किसी की गलती की सजा अब इस मासूम बच्ची को क्यों दे रही हो? इशफाक साहब अपनी भतीजी की हिमायत में बोले तो सुमेरा बेगम एकदम भड़क उठी। अरे आपको क्यों लगने लगेगी गलती इन लोगों की? जवाब मुझे देना पड़ रहा है। इतनी बदनामी हुई है हमारी, आपको अंदाजा भी है? नहीं, आपको क्यों अंदाजा होगा? आपको तो अभी भी अपनी भतीजी पर तरस आ रहा है। मैं पहले दिन से ही इस रिश्ते के हक में नहीं थी, आपको ही अपने भाई से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत जाग रही थी। सुमेरा बेगम सर मारती इशफाक साहब पर भड़क उठी थी। और कितना वक्त लगेगा तुम्हें? हाथ तेजी से नहीं चलाए जाते क्या? माँ ने घर का कोई काम काज नहीं सिखाया, बस हमारे सर पर अजाब बनकर भेज दिया। अब जल्दी करो, नाश्ते का वक्त गुजर गया, फिर हमें नाश्ता मिलेगा। जी चची जान, मैं जल्दी कर रही हूँ। लाइबा जो सुमेरा बेगम के झिड़कने पर जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, गलती से इसने अपने ही हाथ को जला बैठी। हाथ जलने की वजह से इसके मुंह से चीख निकली। अल्लाह, क्या कर रही हो? लड़की चीख क्यों रही है? चची जान, वो मेरा हाथ जल गया। हमारे जो दिल जलाए हैं इनकी कोई खैर खबर नहीं, अपना हाथ जलने की तकलीफ हो रही है तुम्हें। बस कर दो सुमेरा बेगम, इतनी सा दिल मत बनो। देख नहीं रही बच्ची का हाथ कितने बुरे तरीके से जल चुका है। शबाना, जल्दी से जाओ और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। ये सही है, यहाँ पर हम नाश्ते के लिए बैठे हैं और मैडम के नहरे खत्म नहीं हो रहे। सुमेरा बेगम तन फन करती हुई किचन से बाहर निकल गई थी। चचा जान, मुझे माफ कर दे, मुझे यकीन है कि आपी के साथ कोई हादसा हुआ है, वरना आप तो आपी को जानते हैं, वो ऐसी नहीं थी। खुदा जानता है बेटा, वो जहाँ भी हो हैरियत से हो, मैं यही दुआ करूंगा। और तुम परेशान मत हो, तुम्हारी चची भी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अभी नया नया दुख है, नई नई तकलीफ है, लेकिन चचा जान इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर चची मुझे इतना खफा क्यों है? इनकी ये नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। लाइबा इतना कहते ही आंसू के साथ रोने लगी। वो सुबह से काम काज में लगी थी, ना नाश्ते की फिक्र और ना ही अपनी हालत की। अभी भी सुमेरा बेगम के कहने पर वो हाल में झाड़ू लगा रही थी जब सामने से आते असफंद से टकराई थी। असफंद जो अपने फोन पर मसरूफ था वो लाइबा को देख नहीं पाया था। अंधी हो गई हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? अभी इतना महंगा फोन गिर के टूट जाता। मगर सामने खड़ी लाइबा को देखकर वो हैरान रह गया। घर की सफाई तुम क्यों कर रही हो? मुलाजमा कहाँ पे है? वो चची जान ने कहा, आज के बाद घर के सारे काम मैं करूंगी। असफंद के माथे पर बाल आए थे। कोई जरूरत
ضرورت نہیں ہے، میں گھر کے کام کرنے کے چھوڑو یہ جھاڑو، چلو میرے ساتھ کمرے میں۔ اسفند نے جو بے دہانی میں لائبہ کا ہاتھ پکڑا تو اس کے منہ سے چیخ نکلی، کیا ہوا تمہارے ہاتھ پر؟ وہ صبح ناشتے بناتے ہوئے ہاتھ جل گیا۔ تمہیں دھیان سے کام نہیں کر سکتی؟ دکھاؤ مجھے۔ نہیں اب ٹھیک ہے، لائبہ نے اپنا ہاتھ اسفند کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا۔ اسفند کے ہاتھ پکڑنے پر لائبہ گھبرا گئی تھی، آج سے پہلے کبھی کسی مرد کا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ ہی وجہ تھی کہ اب لائبہ اسفند کے ہاتھ پکڑنے پر بھی ڈرتی تھی۔ اسفند نے لائبہ کو بازو سے پکڑتے خود کے قریب کیا تھا۔ تمہارے وجود پر صرف میرا حق ہے، اس وجود پر چوٹ بھی میری مرضی کے بغیر برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کیسا جنون تھا، کیسی ضد تھی، لائبہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بیٹا تم وہ دونوں جو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، سمیرہ بیگم کی آواز پر ہڑبڑا کر دور ہوئے تھے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ شام کے کھانے کی تیاری کرو۔ اماں یہ سب کام کرنے کے ملازم ہے نا، پھر آپ لائبہ سے کام کیوں کروا رہی ہیں؟ ارے بیٹا میں اس کی لگام میں نہیں گی تو اس کا کیا بھروسہ اپنی بگوڑی بہن کی طرح یہ بھی بھاگ جائے۔ نہیں چچی جان، میں کہاں جاؤں گی یہاں سے، اور خدا کے لیے آپی کے لیے ایسے الفاظ نہ کریں، وہ یقین کسی مشکل میں ہے، ورنہ میری بہن ایسی نہیں ہے۔ تبھی ہال میں ایک دم تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ اب تم میرے آگے زبان چلاؤ گی؟ سمیرہ بیگم نے غصے میں لائبہ کے چہرے پر تھپڑ سیدھ دیا، مگر اسفند نے اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہ نکالا، جو اس امید میں تھی کہ اسفند اس کے لیے اپنی ماں کے آگے کچھ بولے گا۔ اس کی امید چکنا چور ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آئے آنسو بے دردی سے صاف کرتے وہ کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر گزری تھی، اس کو اپنے کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، اسفند دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر لائبہ نے ڈرتے ہوئے نظریں چرائی تھیں۔ او میں تمہاری کچھ مدد کراؤں؟ یہ وہ پہلا جھٹکا تھا جو لائبہ کو لگا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اسفند ایسا کچھ کہے گا۔ نہیں میں کر لوں گی، لائبہ نے کچھ اٹکتے ہوئے کہا تو اسفند خاموشی سے آگے بڑھا اور لائبہ کی مدد کرنے لگا۔ عارفین پورا فارم ہاؤس چھان چکا تھا، مگر سائرہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا، یہ کہاں جا سکتی ہے؟ باہر جاتے ہوئے چوکیدار سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا یہاں سے تو باہر کوئی نہیں گیا۔ اگر وہ باہر نہیں گئی تو پھر کہاں غائب ہو گئی؟ عارفین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ غلط ہو جانے کا احساس بہت برے طریقے سے ہو رہا تھا۔ فارم ہاؤس زیادہ بڑا تو نہیں تھا، البتہ وہ بنایا اسی طرز سے تھا جیسے کوئی بھول بھلیاں ہو۔ سائرہ کہاں پر ہو تم؟ تبھی عارفین ایک کمرے میں گیا تھا جہاں سائرہ ڈری سہمی ایک کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ عارفین کو اپنے سامنے دیکھ کر روتے ہوئے بھاگ کر عارفین کے قریب آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، عارفین نے اسے دونوں بازو سے تھام کر جھنجھوڑ دیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ چھوٹی بچی ہو کیا جو چھپن چھپائی کھیل رہی ہو؟ کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ کہا تھا نا مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، لیکن لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ آئندہ کے بعد میری اجازت کے بغیر اگر تم کہیں پہ بھی گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اتنا کہتے ہی عارفین ایک جھٹکے سے سائرہ کو چھوڑتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا، سانس پھول چکا تھا۔ تبھی وہ فارم ہاؤس کے باہر لان میں آ کر گہرے سانس لینے لگا۔ خود کو پرسکون کرنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا تھا۔ وہ سائرہ پر بے جا غصہ کر رہا تھا، نہ جانے کیوں سائرہ کے کھو جانے کا خوف اتنا خطرناک کیوں تھا۔ وہ انجانے میں سائرہ کو بہت کچھ بول آیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تم سے بات کر رہا ہوں سائرہ۔ وہ جو گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ جواب نہ دینے پر عارفین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اگلے ہی لمحے عارفین کے پیروں تلے زمین نکل جب سائرہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئی۔ سائرہ آنکھیں کھولو، سائرہ میں کہتا ہوں آنکھیں کھولو۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، تبھی اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو عارفین کی جان میں جان آئی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میری جان لینا چاہتی ہو؟ دور جانا چاہتی ہو نا مجھ سے؟ بھیج دوں گا، بس کچھ دن انتظار کر لو، تب تک وعدہ کرتا ہوں ایک دم سے کم تمہارے سامنے نہیں آؤں گا تاکہ تمہیں میرا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ اتنا کہتے ہی عارفین تو کمرے سے چلا گیا، مگر سائرہ وہ دروازہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی ٹھس اٹھی تھی۔ وہ واقعی اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن عارفین کے کہنے پر نہ جانے کیوں اسے بہت برا لگا تھا۔ لائبہ تھکی ہاری اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی۔ صبح سے گھر کے کام کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی۔ اسفند اس کی فکر میں کمرے میں گیا تھا، مگر اسے سوتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ وہ بھوکی سو گئی تھی۔ لائبہ اٹھ کر کھانا کھا لو، اب تک پہلا جملہ تھا جو اس نے نرمی سے کہا تھا، لیکن مقابل کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اسفند نے لائبہ کا ہاتھ تھاما تو دنگ رہ گیا کیونکہ لائبہ بخار میں تپ رہی تھی۔ کہیں تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، یا اللہ! وہ ایک دم پریشان ہو گیا تھا اور پھر لائبہ کو احساس دلائے بغیر ساری رات اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں کرتا رہا۔ اگلی صبح لائبہ کی آنکھ پہلے کھلی تو اسفند کو اپنے پاس بیٹھے بیٹھے سویا دیکھ
वो हैरान रह गई। इसके पास चीजें बिखरी हुई थी, कहीं पर पट्टियां तो कहीं पर पानी पड़ा था। वो समझ गई थी कि असमन सारी रात इसकी ठंडी पट्टियां करता रहा। मुझे आपसे डर लगता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपकी शरीके हयात बनूंगी। न जाने कब मैं आपके दिल में जगह बना पाऊं। मैं चाहती हूँ अब कि मैं आपके दिल में अपने लिए जगह बना लूं। जब आपसे मेरा रिश्ता जुड़ चुका है तो ये रिश्ता मैं दिल से निभाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप ही ने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन इस सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि चच्ची जान के साथ साथ आपका भी दिल जीत लूंगी। आपके दिल में अपने लिए नरमी और मोहब्बत पैदा कर लूंगी। लाइबा नहीं जानती थी कि असफंद इसकी बातों से जाग चुका था। लाइबा गहरा सांस लेकर असफंद के पास उठने लगी। जब असफंद ने लाइबा का हाथ खींचकर इसे अपने करीब किया था। ये भी बता दो कब तक मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाओगी। मुझे इंतजार रहेगा। और इस दिन का लाइबा का हाथ मरोड़कर इसकी कमर पे ले जाते हुए इसने कुछ गहरे लहजे में कहा, जिससे लाइबा एकदम कांप उठी। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। ये वही हाथ था जो जल चुका था। इसलिए असफंद को एहसास हुआ तो इसने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। आंखें चुराते हुए जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। ये एहसास ही अलग था। असफंद की कुर्बत में इसके दिल इतनी जोर से धड़कता था कि खुद खौफजदा हो जाती थी। असफंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तभी फोन पर किसी की कॉल आते देख मोबाइल उठाकर वो बालकनी की तरफ बढ़ गया। काम हो गया है, इस लड़की को छोड़ दो। असफंद हाँ जी कहकर मुड़ा ही था जब लाइबा खुद के पीछे खड़ा देख एकदम डर गया था। इसे लगा कि लाइबा इसकी बातें सुन चुकी थी, मगर लाइबा अपने दिलो दिमाग कौन सी नई खराफात को जन्म दे चुकी थी। इस बात से बेखबर असफंद लाइबा को अपनी सफाइयां देने के लिए अल्फाज तलाश कर रहा था। लाइबा की आंखों में आंसू देकर वो एकदम बौखला गया था। वो सारी बात सुनकर नफी में सर हिलाते हुए भागी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि असमत ऐसा कर सकता है। लाइबा मेरी बात सुनो। लाइबा मुझे अपनी सफाई का मौका तो दो। वो रोते हुए किचन में चली गई। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए खाना तैयार कर रही थी जब असमत इसके पीछे भागा। इसका बाजू पकड़ते इसे अपनी तरफ खींचा था। क्या तुम मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने नहीं दोगी? मगर लाइबा की रो रो कर हिचकियां बंद हो चुकी थी। मौका तो आपने मुझे नहीं दिया। मैं मानती हूँ कि आप ही ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं आपकी बीवी थी। आपको मेरे साथ बेवफाई करते हुए एक मर्तबा भी ख्याल नहीं आया? आप इतना महरम किसी गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैंने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया था। फिर आप किसी और लड़की के साथ किस तरह नाजायज ताल्लुकात बना सकते हैं? मुझे इस रिश्ते को कबूल करने में कुछ वक्त लगता। और आपको भी। क्या हम में इतनी साकत भी नहीं थी? हम एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए वक्त दे सकते। असमन आंखें फाड़े लाइबा की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद को समझने के बाद इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। वह एकदम पुरसकून हो गया था। वो तो हाँ वहाँ परेशान हो रहा था। लाइबा तो कुछ और सोचे बैठी थी। इसे लगा था कि आज इसका सच सबके सामने आ जाएगा। इसने गहरा सांस लिया। असमन के दिमाग में एक नई शरारत ने जन्म लिया। मैं पसंद करता हूँ और जल्द ही इसे बीवी बनाकर घर ले आऊंगा। तुम तो जबरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत की गई हो। वो अपनी तरफ से तो मजाक कर रहा था, मगर ये वो नहीं जानता था कि इसका मजाक इसके गले का तोक बन जाएगा। लाइबा का दिल टूट कर चिकनाचूर हो चुका था। इसका ही शौहर कितने धड़ल्ले से इसके सामने ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो टूट चुकी थी, इसलिए बिल्कुल खामोश हो गई थी। अब वो असपन से कोई बात नहीं कर रही थी। तो दूसरी तरफ आरफीन ने सायरा को आजाद कर दिया था। घर के आगे गाड़ी रोकते हुए इसने एक मर्तबा भी सायरा की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा था। कुछ देर पहले ही तो सायरा ने आरफीन का दिल तोड़ा था, जब आरफीन ने सायरा को जन्नत की नवीद सुनाई थी। सायरा खिड़की में खड़े बाहर का मंजर देख रही थी। जब वो दरवाजा खटकाते कमरे में दाखिल हुआ तो सायरा ने मुड़कर आरफीन की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी देखकर सायरा हैरान रह गई। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। आजादी का परवाना मिलते ही सायरा के चेहरे पर रौनक आई थी। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? सच तो ये था कि आरफीन सायरा के चेहरे पर चमक देकर अंदर तक टूट गया था। इतने दिनों में सायरा को आरफीन से कोई लगाव नहीं हुआ था। क्या वो यहाँ से जाकर खुश हुई थी? ये पहली मर्तबा था जब गाड़ी से निकलते हुए सायरा ने आरफीन की तरफ देखा था, और वो हैरान थी इस बात पर कि आरफीन को कुछ नहीं चाहिए था, इसके बदले पैसे और ना ही कोई डिमांड। सायरा बदले की हवा। इसने गहरा सांस लिया। घर का दरवाजा खटकाया तो आरफीन तो वहां से जा चुका था। दरवाजा खुला तो सामने शगुफ्ता बेगम खड़ी अपनी बेटी को देखकर हैरान रह गई। सायरा मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ तलाश नहीं किया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वो माँ थी, बेटी की गलती होती भी तो शायद इसे माफ कर देती। तभी सायरा के चेहरे को कभी इसके हाथों को हाथ लगाते हुए इस बात का यकीन कर रही थी, इनकी बेटी बिल्कुल ठीक सही सलामत इनके सामने है। बेगम इसे कहीं
कहें यहाँ से चली जाएं। इसके घर के दरवाजे अब इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये जहाँ से आई है वहाँ पर वापस चली जाए, इसके लिए यही बेहतर है। अब्बा मेरा यकीन करें, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। क्या आपको लगता है आपकी बेटी बदकिरदार है? मुझे अगवा किया गया था, लेकिन मेरे बदले ना तो उन्होंने कोई रकम मांगी और ना ही कोई डिमांड की। अब्बा मुझे तो वही शख्स यहाँ पर दोबारा छोड़ कर गया है। मेरी बात का यकीन करें, हम तुम्हारी बात का यकीन कर भी लें तो ये माशरे वाले क्या करेंगे? तुम्हारी बात का यकीन करेंगे? क्या ये तुम्हें कबूल करेंगे? अब्बा मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिल में मेरे लिए क्या है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। इकबाल साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। वो दोनों अपने बाप की लाडलियां थी, लेकिन किस्मत ने इनके साथ कैसा खेल खेला था। हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि सायरा घर वापस आ गई है। जब ये बात लाइबा तक पहुंची तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। न जाने कहां से मुंह काला करवा कर आई है। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ खुदा का, मेरा बेटा बच गया, वरना कल को हमारी नाक कटवा देती। ऐसी लड़कियां किसी एक की होकर नहीं रहती। समैरा बेगम कुछ खुदा का खौफ करे, न जाने इस बच्ची के साथ क्या हादसा पेश आया। बेटी की जात है, मैं तो दिल से दुआएं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही सलामत हो। समैरा बेगम के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। इस बात को कबूल कर लेंगे, आपके भाई से अपनी बेटी की तरबियत अच्छी ना हो सकी। चची जान, आप मेरे अब्बा के बारे में ऐसा मत कहें, उन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत बहुत अच्छे से की है। मैं इस बात को साबित करके रहूंगी कि आप ही की कोई गलती नहीं थी। अगर तुम ये साबित ना कर सकी तो तुम्हारी क्या सजा होगी, ये भी बता दो। समैरा बेगम ने कुछ कराहत लहजे में कहा तो लाइबा के होंठों पर जहमी मुस्कुराहट आई थी। और अगर चची जान मैंने ये बात साबित कर दी कि मेरी आप ही का कोई कसूर नहीं, तो आपको वादा करना होगा इस रोज मैं जो भी इससे आपसे मांगूंगी आपको मुझे देना होगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ और तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन इससे पहले इस बात को साबित तो करो। लाइबा ने अपनी आंखों में आए आंसू बेदर्दी से साफ किए थे। तो दूसरी तरफ असफन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आहर लाइबा क्या मांगने वाली थी? तुम्हें जो चाहिए था तुम मुझसे मांग सकती थी। अम्मा से ये शर्त लगाने की क्या जरूरत थी? फिक्र मत करें, वक्त आने पर वसीला आप ही बनेंगे। लाइबा का लहजा कुछ बदला बदला था। वो अपनी बहन से मिलने घर गई तो दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलते रोने लगी। सायरा की नजर असफन पर पड़ी और नजरें चुराने लगी। चचा जान और चची जान तो मुझसे बहुत खफा होंगे। हाँ, वो तुमसे नाराज हैं, लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों एक साथ रहेंगी। लाइबा की इस बात पर असफंद एकदम चौंका था। लाइबा के दिमाग में क्या चल रहा था वो जान नहीं पा रहा था। आप कहाँ चली गई थी? आपको अंदाजा नहीं कि मैंने आपको कितना याद किया? पता नहीं लाइबा, मुझे बस इतना याद है जिस वक्त मैं पार्लर से निकली थी तो सामने गाड़ी खड़ी थी और मुझे कोई असफंद के नाम से ही लेने आया था। मैंने जब गाड़ी खोली तो असफंद सामने कोई और शख्स था। जब मैंने इसे पूछा वो कौन है तो इसने कहा मुझे असफंद ने ही भेजा है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? असफंद भला किसी को क्यों भेजेंगे? मैं कुछ नहीं जानती लाइबा, मगर हकीकत यही है। जिस वक्त मैं गाड़ी में बैठी थी तभी इस लड़के ने मेरे मुंह पर एक रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं एक फार्म हाउस में थी। तो दिन इस लड़के ने मुझे अपने साथ रखा, मगर इसने ना तो कोई डिमांड की और ना ही कोई पैसे मांगे। बस एक ही बात कहता रहा, मुझे जो चाहे होगा मैं खुद ले लूंगा। और कुछ दिन के बाद खुद ही मुझे यहाँ पर छोड़ गया। हैरत तो मुझे इस बात की है, इसे मेरे घर का भी पता था। इस लड़के का नाम क्या था? क्या तुम बता सकती हो लड़के का नाम? सायरा सोचने लगी थी। हाँ, चौकीदार ने एक मर्तबा आरफीन कहकर बुलाया था इसको। इसने खुद से तो कोई नाम नहीं बताया था अपना। आरफीन। लाइबा गहरी सोच में डूब गई थी। असफन लाइबा को छोड़कर जा चुका था। आप या फिक्र मत करें, मैं हकीकत का पता लगा कर रहूंगी। लाइबा घर आई तो सुमेरा बेगम इसका इंतजार कर रही थी। मिल आई हो अपनी बगोड़ी बहन से? लाइबा ने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज जब्त किए थे और बगैर जवाब दिए किचन में जाने लगी। जब सुमेरा बेगम ने इसका रास्ता रोका था, याद रखना इस बात को, अगर तुम अपनी बात साबित ना कर सकी तो तुम्हें मैं तलाक दिलवा दूंगी। लाइबा के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई थी। असफन जो भी घर में दाखिल हुआ था अपनी माँ की बात सुनकर एकदम परेशान हो गया था। अम्मा, ये क्या बचपना है? निकाह कोई मजाक नहीं है। आप दोनों बच्चों की तरह अपनी जिद में इस निकाह को क्यों ला रही हैं? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर ये वादे के मुताबिक अपनी बात को सच साबित ना कर सकी तो इसको ये घर और तुम्हें छोड़ना होगा। ठीक है चची जान, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा, लेकिन याद रखिएगा जिस रोज हकीकत सबके सामने आएगी इस रोज आपको अपने वादे का भी मान रखना होगा। मुझे मंजूर है। हेलो आरफीन, मेरी जिंदगी में तो एक नई मुसीबत आन पड़ी है। ये दोनों आपसी अख्तलाफात में मेरे निकाह को घसीट रही हैं। ये आरफीन कौन है? लाइबा जो कमरे में आई थी असफन के मुंह से आरफीन का लफ्ज सुनकर एकदम चौंकी थी। सारा ने भी तो यही नाम बताया था, मेरा दोस्त है। क्यों, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें तो मुझसे जान छड़वानी है ना? तलाक चाहिए तुम्हें मुझसे, तो इस पर ध्यान दो। बाकी बातों पर ध्यान दे रही हो क्यों नहीं? जरूर, अब मैं अपने मकसद पर ही ध्यान दूंगी। इतना कहकर लाइबा सुमेरा बेगम के पास गई। असफन भी इसके पीछे पीछे था। चची जान आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं अपनी बात को साबित नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि असफन मुझे तलाक दे दे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्यों असफन, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं ठीक तो ही तो कह रही हूँ।
मेरी आपी ही गलत थी। नहीं, वो गलत नहीं थी। अरे इसको तो मैंने अगवा कराया था। लाइबा खामोशी से असफंद का चेहरा देख रही थी। अलबत्ता बाकी सबके मुंह खुले के खुले रह गए और असफंद को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो गया था कि अब क्या हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो। असफंद ने गहरा सांस लिया और अपनी हकीकत सबके सामने रखी। अम्मा, मैं लाइबा से यकतरफा मोहब्बत करता था। मैंने ताया जान से इसके बारे में बात भी की थी, मगर इनका कहना था कि सायरा मेरे बचपन की मांग है। मैं शादी सायरा से होगी, मगर मैं शादी लाइबा से करना चाहता था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए अपने बेहतरीन दोस्त आरफीन की मदद से मैंने सायरा को अगवा करवा दिया। मगर वो बिल्कुल ठीक थी, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। और फिर कुछ दिन सायरा को आरफीन के साथ रख कर मैंने इसे आज़ाद करवा दिया। मगर मैं नहीं जानता था ये सब कुछ मेरे ही गले पड़ेगा। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ लाइबा, खास तौर पर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। आपकी वजह से मुझे और मेरी बहन को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। आपको कुछ अंदाज़ा भी है आपने क्या किया? लाइबा इतना कहकर समायरा बेगम के सामने गई थी। चची जान, अब वादा निभाने की बारी आपकी है। समायरा बेगम अभी भी हौनक बनी खड़ी थी। तभी लाइबा की बात पर एकदम चौंकी थी। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? चची जान, मुझे असफन से तलाक चाहिए, और अब अगर ये तलाक नहीं देंगी तो मैं खुद हला ले लूंगी। इतना कह के लाइबा रुकी नहीं, बल्कि अपने घर चली गई। आज पूरा महीना होने को आया था। असफंद मारा मारा फिर रहा था। इसे अपनी कोई होश नहीं थी। बेटी, घर जाओ वापिस। मैं तुम्हें आगे हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं चची जान, ये आप क्या कह रही हैं? आप बड़ी हैं मुझसे, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मेरा बच्चा तुम्हारे बगैर मर जाएगा। मैंने आज तक असफंद को ऐसे रलते हुए नहीं देखा। इसे ना खाने पीने की होश है, ना ही पहनने ओढ़ने की। ठीक है चची जान, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। तो दूसरी तरफ आरफीन का भी कुछ हाल ऐसा ही था। वो सारी सारी रात जागता रहता और सायरा को याद करता रहता। तो इधर सायरा भी बेचैन रहती। या अल्लाह, मुझे क्या हो गया? आखिर क्यों वो इतना याद आ रहा है? कहीं मुझे इससे नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सायरा खुद की हालत से परेशान हो गई थी और आरफीन के मिल जाने की दुआएं करती रही, मगर वो नहीं जानती थी कि बहुत जल्द ये दुआ कबूल होने वाली थी। आप फिक्र मत करें। कुछ दिन गुजरे थे, दरवाजे पर खटका हुआ। लाइबा ने जैसे ही दरवाजा खुला, सामने आरफीन खड़ा था। जी, आपको किससे मिलना है? आपको मुझे आपकी अम्मा अब्बा से मिलना है। अब्बा, बाहर कोई लड़का आया आपसे मिलना चाहता है। लड़का? ठीक है, मैं देखता हूँ। बोलो बाहुरदार, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अंकल, में मुझसे अंकल, मेरा नाम आरफीन है। मैं जानता हूँ जो बात मैं आपको बताऊंगा इसके बाद आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन मैं आपके सामने हकीकत रखना चाहता हूँ। मैं वही लड़का हूँ जिसने आपकी बेटी का अगवा किया था, मगर ये अगवा मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। लेकिन सायरा के घर वापस जाने के बाद मुझे बहुत बुरे तरीके से इस बात का एहसास हो रहा कि मैं सायरा के बगैर नहीं रह सकता। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन मैं अच्छा कमाता खाता पीता हूँ, और आपकी तसल्ली के लिए ये बात काफ़ी होगी कि मैं असफंद का दोस्त हूँ। लैबा जो चाय की ट्रे लिए ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी थी, तभी वो कमरे में दाखिल हुई। आरफीन भाई, तो आप हैं वो आरफीन जिसका अक्सर असफंद जिक्र करते हैं। अब आरफीन भाई वाकई ही बहुत अच्छे हैं। असफंद हमेशा इनकी तारीफ करते हैं। जो असफंद ने किया वो इनका कसूर था। इन सब में आरफीन भाई का कोई कसूर नहीं है। फिर देखते ही देखते सायरा और आरफीन की शादी हो गई। इनकी खामोश मोहब्बत अमर हो गई थी। अब भी माफ़ नहीं करोगी? मुझे इतने अरसा हो गया है तुमसे दूर रहते हुए। बहन की शादी होते ही तुम घर वापस आ रही हो। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। फिर तुम्हारे लिए बहुत तोहफे रखे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें दूंगा। असफंद लाइबा से जो मायनी बातें कर रहा था, लाइबा को डरा चुका था। अगर आप इस अंदाज में बात करेंगे तो मैं वापस नहीं आऊंगी। अच्छा मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। असफंद की यकतरफा मोहब्बत भी अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। आज दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आजमाइश का वक्त तो दोनों पर आया था, लेकिन हुजर ने दोनों को इस बात का एहसास दिलाया था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। वो दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे और दोनों की मोहब्बत इश्क में बदल चुकी थी।